नमस्कार। आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ। हिंदी में बोलते हैं अस्थि संधि शोथ, यानी हड्डियों के जोड़ों के रोगों की और हड्डियों के जोड़ों की सूजन की। बहुत कॉमन है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, और खासकर महिलाओं में तो 30 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद अभी आजकल बहुत गति से बढ़ रहा है। और अभी अगर मैं दूसरी बात बोलूं तो कोई खास उम्र इसके लिए रही नहीं है, हर उम्र व्यक्ति के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगा है। हड्डियों के जोड़ों में सूजन होने लगी है। और ये हड्डियों के जोड़ों की सूजन के क्या क्या लक्षण होते हैं, इस पर बात करेंगे, इसके कारणों की बात करेंगे, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इनकी सावधानियों की। और क्या आर्थराइटिस किन्हीं दूसरे अन्य रोगों का जन्म का कारण भी बन सकता है। इन सारे विषयों पर आपके साथ आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लक्षण। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण क्या है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस माना सीधा ध्यान में आता है कि हड्डियों के जोड़, ऑस्टियो माने हड्डी और आर्थराइटिस मतलब उसके जोड़ों की सूजन। तो जितने भी शरीर के अंदर जोड़ हैं वो एक निश्चित प्रकार के बने हुए हैं। हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके माध्यम से, कार्टिलेज के माध्यम से और मसल्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में कुछ लिक्विड फॉर्म होता है जिसको हम वर्सा बोल सकते हैं, जो एक दूसरे से टकराने से बचाता है। और जो कार्टिलेज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मूवमेंट करते समय वो टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं होते हैं और इजीली उनको ग्रिप करके रखते हैं। तो यह जो जोड़ है उसके अंदर सूजन आना शुरू हो गई है, इसका मतलब है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो रही है। जोड़ों में दर्द आ गया है, इन्फ्लामेशन आ गई है, रेड हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। और खासकर किन जोड़ों को देखने से पता ज़्यादा चलता है? तो सबसे पहले घुटने के जोड़ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में कौनी और हाथ की उंगलियां, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एंकल जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइन भी हो सकती है, गर्दन भी हो सकती है। तो कहीं की भी हड्डियां इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, कोई भी जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहचान में उनके अंदर रेडनेस का होना, दर्द होना, सूजन आना, गर्म होना, ये उसकी सामान्यतः पहचान है। और जब कभी दर्द है लेकिन सूजन नहीं है तो हम उस जोड़ को ऐसे हाथ रखते हैं और ऐसे मूवमेंट करते हैं, कट 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 की आवाज़ अगर आती है, यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा लक्षण हमको नज़र आता है। लेकिन सामान्यतः पेन, और इतना भयंकर पेन होता है कि हम 2 कदम भी आगे चल नहीं सकते। जिन माता बहनों को या बड़े हमारे बुजुर्ग हैं उनको घुटनों की समस्या हो गई है, एक्सरे में उसको जब देख करके बताया तुम्हारे को तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलने में कठिनाई आ जाती है, शरीर का वजन नहीं लेते, और जब वजन नहीं लेते तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम चल नहीं पा रहे तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अनेक सारे लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्या है। माता बहनों के अंदर खासकर 35 वर्ष के बाद से 50 वर्ष के बीच में जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है तो एक बड़ा कारण उसमें समझ आता है, और वो आता है उनकी डिलीवरी। बहुत बड़ी तादाद में मैंने माता बहनों को देखा है और उनको जांचा है। जब उनके घुटने की तकलीफ आई और भी बॉडी के जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आया और रिपोर्ट कहती है इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो एक बड़ा कारण वहाँ मुझे मिला है, और वो है जब डिलीवरी हुई थी उसके पहले 4 दिन 5 दिन उस माता बहन ने सावधानी नहीं रखी, ठंडी चीज़ें खा ली, पंखे में लेट गई। कोई हॉस्पिटल्स में जब होते हैं बच्चे तो ड्रिप चढ़ा देते हैं, ये ड्रिप भी आर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण बनती है थोड़े समय के बाद। और बर्फ़ का पानी पी लिया, कुछ दही खा लिया, यानी खट्टी और ठंडी चीज़ शरीर में अगर उनके चली गई डिलीवरी के 8 से 10 दिन के अंदर आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल चेंजेस। जो माता बहनों को प्यूबर्टी आती है उसके बाद में एक निश्चित फेज रहता है, इसके बाद मोनोपॉज आता है। मोनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो हड्डियों की कमजोरी का कारण बनते हैं और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण भी बनते हैं।
इसी प्रकार से अगर हम लाइन से देखें तो एक है एज फैक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। बढ़ती उम्र में हड्डियों के जोड़, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो रुक जाती है, और रुकने से ये अर्थराइटिस जो हमारे कार्टिलेज हैं उनको तोड़ना, ब्रेक करना शुरू कर देता है, खराब करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है, और हड्डियों के दर्द का कारण बन जाता है। हड्डियां आपस में चिपकना शुरू हो जाती हैं और भयंकर पीड़ा का कारण बनती हैं। तो एज नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैंने बात बताई अभी, आपकी माता बहनों की डिलीवरी। नंबर 3, अचानक कभी हमको किसी जोड़ में चोट लगी हो, तो चोट लगने से उसमें जो सूजन आ गई, वह सूजन इन्फ्लामेशन का कारण बनती है, और इन्फ्लामेशन सर्कुलेशन को कम करने का कारण बनता है, और धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चोट लगना। नंबर 4, किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोग है, संक्रमण है, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। इतनी सारी स्टेरॉइड्स की मेडिसिन है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण बनती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग व्यायाम नहीं करते, किसी एक निश्चित मुद्रा में बैठे रहते हैं, उनके भी जॉइंट्स की मूवमेंट ठीक से न होने के कारण इन्फ्लामेशन आ जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वैदिक विज्ञान कहता है यह वायु का रोग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? बात रोग है। शरीर में जो वायु का प्रभाव जब बढ़ता है तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। और वायु का प्रभाव कब पड़ता है? जब तनाव अधिक हो तो पाचन खराब हो जाता है, पाचन खराब होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वायु विकार का कारण बनती है। ऐसे ही वादी की चीज़ों को अधिक खाते हैं, लेट नाइट खाना खाएंगे तो वायु विकार होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन जाएगा। पुअर डाइजेशन, जिन लोगों का खाना ठीक से पचता नहीं। अब पुअर डाइजेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, खाने के तरीके भी हो सकते हैं, ओवर ईटिंग भी हो सकती है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो था पुअर डाइजेशन, खाना खा के ठीक से पचता नहीं था और वो जोड़ों के इन्फ्लामेशन का कारण बन जाता है। पुअर इम्यूनिटी, हीमोग्लोबिन की कमी, ये ऐसे अनेक सारी चीज़ें हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनती है। अब कैसे जांचें? तो मेरे पास तो आते हैं तो मैं तो एक ही तरीका है भाई, मेडिकल रिपोर्ट्स में एक्सरे है जो ये बताता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को जानकारी देते हैं। साथ ही कुछ ब्लड के टेस्ट भी हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है इसकी संभावना को बताते हैं। सीआरपी है, ईएसआर है, यानी अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है तो भी हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना हो सकती है। क्रिएटिनिन की मात्रा भी अगर शरीर में बढ़ रही है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकती है। खाने पीने में कुछ चीज़ें और हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनती है। उनमें से सफ़ेद नमक, एल्यूमिनियम के बर्तन और चीनी, ये तीनों चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस का बड़ा कारण बनती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के इस भयंकर रोग के निदान के लिए हम न्यूरोथेरेपी में किस प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं, आइए एक बार नज़र डालते हैं और सीखते हैं वो ट्रीटमेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को जड़ से ठीक करने का कारण बनेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ध्यान रखिए, 1 बाय 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम हैं, ये है N1, N2,
दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहाँ किया ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही लास्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 by 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी, और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट। इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में, और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2, आगे मोड़ते ले जाना है। 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2
3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए, यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 एंड 3, घुटना मुड़ेगा नहीं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इस तरह से लास्ट टो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए, ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए, पंजा यहाँ से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे, इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है शुरुआत में, थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहाँ पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहाँ देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला
1 2 3 4 5 6 और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिल्लो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिल्लो दोनों टांगों के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना।
राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2, पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा। और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है? तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा देखिए। पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे, तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6, और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। पॉइंट RTPT कैसे? तकिया पहले राइट आर्म के नीचे तकिया लगाना, बिल्कुल सीधा लंबवत, और इसके बाद यहां से ऐसे बाजू को 90 डिग्री में रखना। ये पॉइंट 4 प्रेशर देने के 6 सेकंड के
4 प्रेशर देने पर एक बार गिना जाता है, यानी 4 = 1। 4 बार जब प्रेशर देंगे 2 जगहों पर तब वो 1 गिना जाएगा। देखिए कैसे, तो प्रेशर देने का स्थान, तो स्टैंड बिल्कुल पास में इस प्रकार से। यहां हमको अगर राइट आर्म पर ये आरटीपीटी दे रहे हैं तो हमारे लेफ्ट लेग का प्रयोग करेंगे। यह पहले बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के पास इस पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6। अब एल्बो जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। एल्बो जॉइंट से हट के फिर शोल्डर जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 आरटीपीटी। अगर इसको हम 2 आरटीपीटी बोलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार देने पर 2 आरटीपीटी। इसी प्रकार 4 बार देने पर, यानी हम 4 आरटीपीटी बोलते हैं तो 16 टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 4 = 1। ये था आरटीपीटी। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहाँ पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहाँ देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4, तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास। दूसरा स्टैंड्स हमसे थोड़ा सा दूर
और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की सावधानी। तो क्या सावधानी है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया है तो क्या करें कि ठीक हो जाए? तो नंबर 1, खाने पीने की चीजों में वादी की चीजों को अवॉइड करना है। कड़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, मटर, बैगन, कटहल, ये वादी का कारण बनती हैं, इन्फ्लामेशन का कारण बनती है, इनको रोकें। खट्टी चीज़ों से अवॉइड करें, ड्रग्स का लेना कम करें, एल्कोहलिक चीज़ों को कम करें, धूम्रपान का प्रयोग कम करें। तो ये है हमारे परहेज जो हमको नहीं करने। एक्सरसाइज धीरे धीरे रूटीन में एक्सरसाइज करें। अगर आपका वजन बढ़ गया है, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस अधिक वजन के कारण आता है, तो वजन को कम करने का प्रयत्न करें। कैसे कम हो सकता है? समस्या तो ये है कि आखिर वजन बढ़ गया तो करें कैसे कम, क्योंकि घुटनों में अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया
तो मूवमेंट नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, और अगर वॉक नहीं करेंगे तो वजन बढ़ेगा। तो करेला और नीम चढ़ा, तो उसके लिए ज़रूरी है खाने पीने को कंट्रोल करते हुए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ फास्टिंग करना, लेकिन संयमित जीवन को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ें जो वजन बढ़ाती हैं उनको रोकना है। जैसे अन्न का प्रयोग कम करना है, और आप फल और सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, सोयाबीन का उपयोग करिए, कैल्शियम जिन चीज़ों में अधिक मिलता है उनका उपयोग करिए, मिल्क प्रोटीन यानी दूध का प्रयोग अधिक करिए, तो आपको आपके वजन को कम करेगा और साथ ही आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करेगा। ताजे फल खाइए, मौसम की सब्जियां और फल का प्रयोग करिए, रात का भोजन जल्दी करिए और बहुत कम करिए, दोपहर का भोजन लेट मत करिए, ज़्यादा चाय मत पीजिए, ज़्यादा चाय भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनती है, खाली पेट चाय तो बहुत ही खतरा होती है। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियों को रखते हुए हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस अनेक सारी बीमारियों का कारण बनती है। मोटापे का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस बनती है, डिप्रेशन का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस बनती है, बुखार का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस बनती है। तो ऐसे अनेक सारे बीमारियों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा कर देती है। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर रखें हम सावधानी और लें प्रॉपर ट्रीटमेंट, करें प्रॉपर एक्सरसाइज। अर्थराइटिस के पेन के कारण से नींद भाग जाती है, तो विश्राम भी पर्याप्त करना है। तो व्यायाम, विश्राम, भोजन और उपचार, इन चारों चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर करें शामिल और बचें ऑस्टियोआर्थराइटिस से। रहें स्वस्थ, रहें मस्त और रहें व्यस्त। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।